मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर एसजीपीजीआई एंड मेंबर यूपी मेडिकल काउंसिल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, जो कि एसजीपीजीआई में विगत 20 सालों से अधिक समय से क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज का विषय है इस ठंड में जोड़ों के दर्द किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। इस विषय पे सोचा हमने कि भाई आप दर्शकों को प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू कराएं। मैं चाहूँगा डॉक्टर विकास अग्रवाल अपना परिचय दें दर्शकों को। मेरा नाम है डॉक्टर विकास अग्रवाल और मैं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी विभाग संजय गांधी पीजीआई में प्रोफेसर हूं। और मैं सभी सुनने वालों को ये भी बता दूं कि 1988 में डॉक्टर पीके गुप्ता सर ने मेरे को पढ़ाया हुआ है, जब वो पैथोलॉजी में एमडी कर रहे थे और मैं अपने एमबीबीएस के 3rd ईयर में था। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं कुछ बात कर सकूँ उनके साथ बैठ के संडे मॉर्निंग में। नहीं, थैंक यू। आप मुझे ये ऑनर दे रहे हैं, बट ये कि यू आर प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट और आपके फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं। खैर, हम लोग बात करते हैं विषय पे। तो एक जनरल परसेप्शन है कि इम्यूनोलॉजी एंड रिमेटोलॉजी ये दोनों क्या अलग अलग विषय हैं कि एक ही विषय है, क्योंकि ये अक्सर थोड़ा सा ये प्रश्न आता है। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर थोड़ा संक्षेप हमारे दर्शकों को जी बताएं। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली संजय गांधी पीजीआई में 1987 में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग की स्थापना की गई। तब इसका नाम सिर्फ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी था और इसका उस वक्त जो उद्देश्य था बनाने का विभाग का वो ये था कि हम बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता की गड़बड़ियों से होने वाली बीमारियां, उसमें प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और साथ ही साथ उस वक्त हम लोग ब्लड कैंसर के मरीजों का भी इलाज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि बहुत सारे बीमारियां हैं जो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी की रूमेटोलॉजी वो ब्रांच है जो सिर्फ जोड़ों से संबंधित बीमारियों से डील करती है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। तो काफ़ी सालों तक, करीब 2 दशकों तक पूरे हिंदुस्तान में एक भ्रम सा रहा कि क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी अलग है, रूमेटोलॉजी अलग है। लेकिन पिछले 4-5 साल में एनएमसी ने एक बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी हैं। अभी दोनों विभाग एक हैं और हमारे विभाग का भी नाम बदल के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी हो गया है। गुड गुड। चलिए, एक तो मुझे अभी तक जानकारी थी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। थैंक यू जी सर। तो सर, इस विभाग में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जोड़ों के दर्द से संबंधित या मांसपेशियों से संबंधित या फिर सूजन हो, और साथ में ऑटो इम्यून से जुड़ी हुई बीमारियों का लगातार आप यहाँ इलाज और फॉलोअप होता है। सर, ऑटो इम्यून डिजीज़ एक अगर आम जनता की भाषा में बताया जाए तो किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं? जी बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छा प्रश्न है और समझने की आवश्यकता है इसमें। ऑटो मीन्स हमारा खुद से होने वाला, इम्यून मतलब हमारी ही प्रतिरोधात्मक क्षमता की एक तरीके से कुछ गड़बड़ी हो गई है जो हमारे ही शरीर को एक तरीके से अव्यवस्थित कर रही है, जिसकी वजह से बीमारी का रूप नज़र आ रहा है सामने। पहले तो सुनने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ही कम देखने में आने वाली बीमारियां हैं, ये बहुत कॉमन नहीं है। फिर भी इनकी आवश्यकता, जानकारी आवश्यक है, बिकॉज अगर नहीं होगी जानकारी तो ये काफ़ी हद तक शरीर को, जोड़ों को और हार्ट को, लंग को, किडनी को खराब भी कर सकती है बहुत तेज़ी से। तो इसलिए जागरूक रहना आवश्यक है। इसमें जो बीमारियां हैं, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, एक इससे पहले मैं इसके बारे में बात करूं, एक थोड़ी सी और मैं भ्रम की स्थिति को क्लियर करना चाहता हूं। लोग सोचते हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, ऐसा नहीं है। जब लोग हमसे भी कहते हैं जी कोई दवा बता दीजिए, कुछ खाना पीना बता दीजिए, हमारा कहना ये है कि इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधात्मक क्षमता एक बैलेंस में होनी चाहिए। उसका कम या ज़्यादा होना दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है। अति सक्रिय है, हाँ, तो भी कम है, दोनों स्थिति में बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी। तो इसलिए ये सोचना, अच्छा, किसी भी तरह के खाने पीने से हम ये नहीं कह सकते कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हाँ, ये है कि अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें कि हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और एक जो हिंदुस्तानी मसाले हैं उनका सेवन अगर हो रहा है तो हम कहेंगे एक लिमिटेड मात्रा में, तो वो बॉडी के लिए अच्छा है।
तो किसी भी तरह के भ्रम में ना रहिए कि ये चीज़ खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। हाँ, मन की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी तरह के मानसिक तनाव में हैं, दबाव में हैं, तो ज़रूर आपका इम्यून सिस्टम कम काम करने लगता है। बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। जी। कि मुझे याद है कि कोविड के दौरान इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी पर काफ़ी बात होती रही। जी। लोगों ने इस विषय को समझा और उस समय तक बहुतों को नहीं पता था कि आरजीपीजीआई में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी का एक बहुत अच्छा विभाग चल रहा है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी और आपने जो बताया कि मन की स्थिति, तो सब मन की स्थिति किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित जी, करती है? जी, क्योंकि ब्रेन तो एक मास्टर रेगुलेटर है जो हमारे सारे शरीर को चला रहा है। अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो जीवन नहीं है। तो ब्रेन से हर चीज़ जुड़ी हुई है। जब हम खुश रहते हैं या हम बिना किसी तनाव के हैं, तो ब्रेन से उत्पन्न कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे जो बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता है, उसके कणों को, सेल्स को ऐसा प्रभावित करते हैं कि वो एक आराम से चलती रहे ज़िंदगी। लेकिन जैसे ही कुछ हमारे मानसिक तनाव होने लगता है, तो ये जो एक तरीके से बैलेंस है शरीर के अंदर, ये बिगड़ जाता है। और दिमाग से कुछ ऐसे अब न्यूरोपेप्टाइड्स निकलने लगेंगे जो कि हमारे सेल्स को गलत दिशा में लेके जाएंगे। उसमें दोनों तरह की बात हो सकती है कि हमारी इम्यूनिटी कुछ गलत जगहों पे ज़्यादा सक्रिय हो सकती है और जहाँ उसको सक्रिय होना चाहिए वहाँ पे सक्रिय न रह के हमारे को एक तरीके से इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट में लेके आ सकती है, जिससे हम प्रभावित हो सकते हैं, हमें इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है उस स्थिति में। बड़ी अच्छी बात की सर आपने। यूजुअली जो हम लोगों का परसेप्शन था कि भाई आर्थराइटिस का पेशेंट है तो इम्यूनोलॉजी में या रिमेटोलॉजी में जाएगा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि एल्डरली लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बड़ी एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। जी। तो इसको भी लेके लोगों को भ्रम रहता है कि इसका इलाज ऑर्थोपेडिक से कराया जाए कि इम्यूनोलॉजी या रूमेटोलॉजी से कराया जाए। तो ऐसे पेशेंट काफ़ी आते हैं आपके, क्या काउंसलिंग करते हैं सर इसमें आप? इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, इनमें ज़्यादातर ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहता है। सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, चमड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की भी प्रॉब्लम आ सकती है, साथ में आपके किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, व्यवहार बदल जाता है आदमी का। तो इन सब चीज़ों के लिए जब भी आपको लगे कि कुछ ज़्यादा सिस्टम में बॉडी के गड़बड़ हो रही है, तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत एक चिकित्सक के परामर्श लें। जो भी निकटतम डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, वो अगर नहीं भी समझेगा तो कम से कम आपको रेफर कर सकेगा सही जगह पर। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा कि एल्डरली लोगों में या जो वृद्ध लोग हैं उनमें जो जोड़ों की समस्याएं हो रही हैं, हम ऐसा समझते हैं कि ज़्यादातर वो समस्याएं जो हैं वो एक तरीके से डीजेनरेटिव, जो कि उम्र के साथ जो शरीर में एक तरीके से विघटन हो रहा है उसकी वजह से उत्पन्न होती है। बट ऐसा नहीं है, उसमें भी कई बार ऑटोइम्यून बीमारियां प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हर ऑर्गन का एक तरीके से वो ढलान के तौर पर नीचे है, वो डीजेनरेट कर रहा है। तो ऐसी हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता की भी जो सर्विलांस है शरीर के अंदर, जिससे कि वो हमें कैंसर से बचा के रखती है या बीमारियों से बचा के रखती है, वो कम होने लगता है। तो तब ये बीमारियां प्रकट हो सकती हैं। सर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर देखा जाता है कि 20 से 40 साल की उम्र में लोग प्रभावित होते हैं और आपके यहाँ पहुँचते हैं। तो इसमें शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी जोड़ों में सूजन, जकड़न, दर्द जो आपको काम करने में, किसी भी तरह की एक्टिविटी करने में परेशानी कर रहा है, अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, जो कि मल्टीपल जॉइंट्स में एक साथ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। ये क्या है ये बीमारी? ये बीमारी इसलिए जानना ज़रूरी है कि अगर हम समय पे इलाज नहीं करेंगे तो ये हमारे जोड़ों को खराब कर देगी, उनको टेढ़ा कर सकती है, फिर उसको सही कर पाना, सीधा कर पाना, जोड़ों को सही रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इलाज की आवश्यकता है। आज की तारीख में ज़्यादातर मेडिकल डॉक्टर्स इस बीमारी के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो आपको इलाज देने में सक्षम हैं। अगर वो नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम वो ये आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको बेहतर इलाज मिल सकता है। एक और सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों को ये लगता है, इवन कई सारे डॉक्टर्स को भी लग सकता है पेरिफेरी में, कि ऑटोइम्यून डिजीज की जानकारी सिर्फ टेस्ट द्वारा ही संभव है, जो कि एक गलत धारणा है।
हम लोग जो टेस्ट करते भी हैं उससे पहले 95% केसेस में हम बीमारी डायग्नोज कर चुके होते हैं क्लिनिकल हाँ, हिस्ट्री एंड मरीज को बात करने से, उनका शारीरिक परीक्षण करने से हमें समझ में आ जाता है ये बीमारी है इनको। टेस्ट हमें हेल्प करते हैं चीज़ों में, एक तो कंफर्म कर हो जाता है क्योंकि बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियों में लक्षण एक दूसरे के ऊपर सेम आ सकते हैं, सपोर्ट करता है। हाँ, तो उनमें से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा बीमारी है ये, जो कि हो सकता है कि मिमिक कर रही हो दूसरी बीमारी को। दूसरा ये है कि उस समय उसकी तीव्रता का अंदाजा लग जाता है, एविडेंस हो जाता है उसमें, क्योंकि मन के हिसाब से मरीज कई बार बताते हैं कि बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। अगर आपका मन खुश है तो आप ज़्यादा बीमारी को भी कम बताएंगे, और अगर आपका मन दुखी है तो आप कम परेशानी को भी बढ़ चढ़ के बढ़ाते हैं। तो वो हमारे लिए कई बार मुश्किल होता है डायग्नोस कर पाना, समझ पाना कि मरीज, क्योंकि इतनी भीड़ है मरीजों की, हम उतना समय जितना चाहते हैं मरीजों के साथ व्यतीत करना वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट का सहारा लेते हैं। यूजुअली सर जब जोड़ों का दर्द होता है तो लोग जो है ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर इवन किडनी डैमेज को भी किया है इसने। तो सर आपकी सलाह क्या होगी कि ये जो हर आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ये रूमेटाइड भी हो सकता है इसके लिए, बाकी और भी रिएक्टिव आर्थराइटिस जैसे आप लोग बताते हैं, तो आम जनता को आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? एक तो आर्थराइटिस एक नहीं सैकड़ों तरीके की हैं, तो इसलिए खुद से अंदाज़ा लगाना मैं कहूँगा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या बीमारी है। डायग्नोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? डायग्नोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम समझ सकें ये क्या है, पहली चीज़, ये किस तरह से बिहेव करने वाली है आगे चल के, और किन किन दवाइयों से इस बीमारी में क्या क्या परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं, और लॉन्ग टर्म में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं इसमें, तो हम उसके लिए सजग रहे हैं पहले से ही। तो इसलिए कभी भी खुद से इलाज नहीं करना है। दूसरी बात, जहाँ तक ओवर द काउंटर पेन किलर्स की बात है, वो एक तरीके से सिर्फ इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में ही यूज़ करना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि आपको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं डॉक्टर तक पहुँचने में, तो मैं फिर भी कहूँगा कि एक सीलिंग डाल लेना चाहिए सबको अपने मन में कि हमें किसी भी हालत में 2 हफ्ते से ज़्यादा पेन किलर अपने आप से बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी है। राइट। क्यों? क्योंकि जो पेन किलर्स हैं इनके सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। ये हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, ये ब्रेन में स्ट्रोक भी कर सकते हैं जिसमें फालिज पड़ने का संभावना रहता है। अच्छा। जी। आंतों में ब्लीडिंग हो सकती है, और किडनी खराब होने का तो डर सभी के मन में रहता है। तो और ये हम एक पेपर हम लोगों ने करीब आज से 9 साल पहले पब्लिश भी किया हुआ है कि अगर हम 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार दवा लेते हैं पेन किलर, तो उसमें किडनी के मार्कर्स जो हैं इंजरी के, वो बढ़ जाते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग यूजुअली नेफ्रोटॉक्सिटी होती है इसमें। जी, बिल्कुल एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, सर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। राइट, इसका मतलब मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का। गुड सर, यूजुअली एक देखा जाता है कि यूजुअली पेशेंट जो है कभी पेरिफेरी से आते हैं तो स्टेरॉयड यूज़ करने का एक बड़ा चलन है, तो स्टेरॉयड का एक्सेसिव यूज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। स्पेशली आर्थराइटिस में लोग सोचते हैं कि भाई आर्थराइटिस में हो सकता है रूमेटाइड हो, वहाँ पे स्टेरॉयड चला देते हैं, लेकिन स्टेरॉयड की डोज होती है, एक मात्रा होती है जो आप लोग बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सर, इस बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। एक तो मैं कहूँगा कि सुनने वालों को कि डर है नहीं स्टेरॉयड से, क्योंकि स्टेरॉयड की जो पहली बार डिस्कवरी हुई थी 1946 से 1948 के बीच में मेयो क्लिनिक रोचेस्टर अमेरिका में, और फिलिप्स हेंच करके मेरी ही तरह के रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर थे वहाँ पे उस हॉस्पिटल में, और उनके मित्र थे रिस्टीन, जिन्होंने कि जो सुअर की एड्रिनल ग्लैंड से उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले। तो उस जमाने में सर वो ये देखते थे कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज हैं वो धीरे धीरे खराब होते होते उनकी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि वो बिस्तर पे आ जाते थे, और उसके बाद उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती थी। तो 1946 और 48 के बीच में रिस्टीन ने कुछ इस तरह के एक्सट्रैक्ट निकाले और इनको दिए फिलिप्स हेंच को कि जी आप ये मरीजों में प्रयोग करके देखें, क्योंकि इनका कुछ ऑब्जर्वेशन था कि प्रेगनेंसी में या जॉन्डिस के टाइम में आर्थराइटिस का दर्द कम हो जाता था। तो इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी उस वक्त कि एड्रिनल ग्लैंड से कुछ निकल रहा है जो इस तरह से हेल्प कर रहा है। इन्होंने लगाए इंजेक्शन,
और कुछ मरीज जो बिस्तर पे लेटे हुए थे वो उठ के चलने लगे। ओके ओके, दैट वाज वंडर ड्रग। हाँ, 1948 में सिर्फ 26 मरीजों की जानकारी के ऊपर डॉक्टर फिलिप्स हेंच ने जब प्रेजेंट किया अपना पेपर एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर, 1950 में इस ग्रुप को नोबेल प्राइज मिल गया। इतनी तेज नोबेल प्राइज मिलने की शायद ये पहली ही घटना है पूरे इतिहास में, राइट राइट राइट। वरना आमतौर से 8 से 10 साल है। तो पहली बात है स्टेरॉयड से डरना नहीं है, लेकिन हाँ, हम जब स्टेरॉयड की बात करते हैं, अगर आपका डॉक्टर ये जानता है, समझता है कि वो क्या दे रहा है, कितनी डोज में दे रहा है, कैसे देना है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग करनी है लॉन्ग रन में, तो मैं कहूँगा इसको लेने में लंबे समय तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको रेगुलेशन, मतलब हाँ डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, जो कि स्पेशलिस्ट हो इसको समझ सके। लेकिन अगर आप इसको खुद से लेने लगते हैं या नीम हकीम या गांव के डॉक्टर से लेने लगते हैं, वो भी लंबे समय तक लेने लगते हैं, तब सब परेशानियां आती हैं, क्योंकि उनको नहीं अंदाजा है कि इसकी कितनी डोज की आवश्यकता है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे आपका डायबिटीज़ हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी जो हीलिंग पावर है वो कम हो जाती है, आप इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा एक तरीके से ससेप्टेबल हो जाते हो, आप जल्दी इन्फेक्शन कैच कर सकते हो। सो ये भी बातचीत करते विषय है कि एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मतलब युवाओं को प्रभावित कर रहा है ये। तो सर ये यूजुअली पहले स्टिफनेस आती है आई थिंक बैक में, फिर किसी प्रीडिस्पोजिंग होता है, कभी इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो मैनिफेस्ट करता है, फिर आप लोग कैसे इसको प्रोसीड करते हैं सर ऐसे पेशेंट जब आते हैं? तो सर बढ़िया सवाल सर, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, हम अपनी गठियाओं को दो तरीके से मोटा मोटा तौर पे समझ सकते हैं, ये आम जनता के लिए है। एक तो यह है कि जो पेरिफेरी में होने वाली, यानी कि हाथ पैर, घुटने, पैरों के मंजों के जोड़ों में होने वाली गठिया है, उसका ज़्यादा चांस है कि वो रूमेटॉइड की तरह से या रूमेटॉइड जैसा या रूमेटॉइड ही होगा, स्मॉल जॉइंट्स। हाँ हाँ राइट, मल्टीपल। हाँ, और दूसरी तरह का गठिया होता है जो हमारी कमर दर्द से शुरुआत होती है। अगर देखा जाए तो पेरिफेरी में होने वाले जोड़ों में दर्द और कमर दर्द ये बहुत कॉमन है पॉपुलेशन में। हम किसी से भी पूछेंगे उनको, वो कहेंगे कि जी हाँ, अगर आज भी सर्वे करने निकलें तो 30 से 40% लोग बताएंगे कि उन्हें इस तरह के दर्द हो रहे हैं। तो इनके जो सबसे कॉमन कारण है वो तो है हमारा बैड पोस्चर या जोड़ों का गलत तरीके से उपयोग। ओके ओके, जो सबसे कॉमन कारण है, और ये जनरली हम जैसे ठीक करते हैं हमारे दर्द ठीक हो जाते हैं। इसमें तो कॉर्पोरेट के जो बच्चे काम कर रहे हैं वो लगातार मॉनिटर पे बैठे रहते हैं, तो ये सर बहुत कॉमन है सर, हम लोग बहुत देखते हैं अपने ओपीडीज में, और कई बार मतलब ठीक भी लगता है और कई बार खराब भी लगता है, क्योंकि सिर्फ एक पोस्चरल इम्बैलेंस की वजह से कमर दर्द की शिकायत करके लोग आते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ एडवाइस करके बता देते हैं कि नहीं आपको ठीक से बैठना है, कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, स्पेशली सूर्य नमस्कार एक जो बहुत ही हमारी सभ्यता के अनुसार भी बहुत एक कारगर चीज़ है। और जिन लोगों को पोस्चरल इम्बैलेंस के चलते कि कभी कभी दर्द हुआ फिर ठीक हो गया, जब ठीक रहने लगे, रेस्ट किया वीकेंड पे तो ठीक रहे, और जैसे ही हमने वीकडेज में काम करना शुरू किया ऑफिस में जाके तो दर्द हो गए हैं। चांसेस हैं कि उनको मसल इम्बैलेंस या पोस्चर की गड़बड़ी की वजह से सभी को करना चाहिए सूर्य नमस्कार। इसका मतलब रिकमेंड कर रहे हैं आप सूर्य नमस्कार सर युवाओं को? बिल्कुल, जो कि बहुत ही लाइफ है उनकी, एकदम बेस्ट एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए। मैं कहूँगा कि आपके 90% से ज़्यादा के दर्द जो हैं वो सूर्य नमस्कार के रेगुलर प्रैक्टिस से ठीक रह सकते हैं। राइट 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 सर, इसी बात पे एक इन्वेस्टिगेशन होता है HLA-B27 सर वो कुछ पेशेंट में पॉजिटिव आता है सर, इसमें क्या मतलब सिग्निफिकेंस उसका? सर HLA-B27 से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, यही जो आपका पहला प्रश्न था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। उसमें कोई भी दर्द किसी भी, चाहे पेरिफेरी के जोड़ों में हो चाहे पीठ में हो, अगर उसमें सुबह उठ के ज़्यादा खराब है स्थिति, पहली बात, और अकड़न आपकी 45 मिनट या उससे ज़्यादा रह रही है बिना किसी दवा के, आप कोई दर्द की दवा नहीं ले रहे हैं फिर भी आपकी अकड़न 45 मिनट है या उससे ज़्यादा है, ये एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। ये सिम्टम याद रखें कि हमें अब डॉक्टरी सलाह की सख्त आवश्यकता है। यानी कि सुबह उठने पे जकड़न हो, हाँ, और साथ में कम से कम 30 मिनट से या 45 मिनट तक दर्द लगातार बना रहे, दर्द हो और जकड़न हो, दोनों। हाँ, तो जकड़न अगर 45 मिनट तक बनी हुई है, ये लक्षण है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑटोइम्यून हो सकता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, एंकाइलोजिंग हो सकता है। सर ऑस्टियो आर्थराइटिस में पेन तो आई थिंक दोपहर के बाद शुरू नहीं, हाँ, तो
प्लस जैसे ही ये जो आर्थराइटिस है, मॉर्निंग में स्टिफनेस जिसमें ज्यादा है, आप उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, काम करेंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। राइट। लेकिन जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने शब्द का इस्तेमाल किया सर, वो चलने फिरने से बढ़ती हैं, सुबह ठीक रहती हैं जनरली। राइट। उसमें होगा भी जकड़न वगैरह तो मुश्किल से 5 7 10 मिनट 15 मिनट, राइट। लेकिन जैसे आप चलने फिरने लगेंगे, शाम उसमें आते आते भारी होने लगती है। सबसे ज्यादा नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है सर। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो नी जॉइंट की है। राइट। तो सर आर्थराइटिस के पेशेंट में आप एक्सरसाइज की सलाह देते हैं? बहुत लोग मैं कहते हैं भाई जाड़ा है और मतलब हमें वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं वॉक। बिल्कुल कुर्सी पे बैठ के आप एक साधारण सा व्यायाम है, ये एक पैर पहले तो कुर्सी पे बिल्कुल पीछे सट के बैठे कि जो आपकी बैक रेस्ट है उसके साथ आपकी कमर के बीच में कोई गैप ना हो। अच्छा। दूसरा है कि एक पैर को सीधा कुर्सी के लेवल पे लेके आए। अभी तक कोई कसरत नहीं हुई है, अभी ये शुरुआत है कसरत की। फिर जो पैर का पंजा है अपने एंकल जॉइंट से उसके अपनी तरफ मोड़ के रोक के रखें। गुड। तो हम लोग इसको कहते हैं कि डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन में फुट को रोक के रखें आप 20 सेकेंड। ये अगर व्यायाम आप कर लेंगे, ये एक पैर की एक व्यायाम हुआ। पूरे दिन में आप कभी भी जब भी आपको समय मिले 1 बार 2 बार 4 बार करके 50 बार कर लें एक पैर से। फ्लेक्सिबिलिटी है एक्सरसाइज में भी कि आप इससे आपकी मांसपेशियों में सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा, स्ट्रेंथ बनी रहेगी उसमें, और जो कि मसल की स्ट्रेंथ जो है आपके घुटनों को प्रोटेक्ट करेगी कार्टिलेज डीजनरेशन से। राइट। सर इसी बात पे याद आया कि सर एक सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी एक बीमारी जैसे एसएलई है, यूजुअली देखा जाता है सर। हाँ। इसमें कैसे मतलब लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि बड़े कॉमन प्रॉब्लम है जी। जो सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस की सर आपने बात की, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अनकॉमन है बीमारी। राइट। अगर गठिया का 100 मरीज है हमारे पास तो लूपस का 1 मरीज होगा। अच्छा। जो कि फॉर्चुनेटली अच्छा है। लेकिन ये बीमारी बड़ी गंभीर है, तीव्र है, और ये काफ़ी यंग एज में आती है। स्पेशली महिलाओं में 40 साल से कम की उम्र में होती है, और इसकी शुरुआत 2 4 5 साल की उम्र से भी हो सकती है। बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। जी सर। तो इसका जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है वो चेहरे पे लाली का होना, धूप में जाने में चेहरे पे निशान पड़ जाना, या कोई ऐसा परमानेंट रैश जो चेहरे पे लगातार बना हुआ है, आंखों के चारों तरफ बना हुआ है, या शरीर के अन्य भागों में है। राइट। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करें इस चीज को। तो सर बेसिक टेस्ट क्या कराएं लोग पेरीफेरी में, जैसे कुछ उनको हिंट मिल जाए सर? सर मैं कहूँगा कि किसी को आप टेस्ट के बारे में खुद से डिसाइड नहीं करना है। आपको हाँ डॉक्टरी सलाह लेनी है, उसके बाद ही आपको कोई टेस्ट कराना है। तो फिजिशियन को आप जो पेरीफेरी में बैठे हैं उनको कुछ सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल सर। जो पेरीफेरी में फिजिशियंस बैठे हैं, देखिए आप और हम सब लोग एक ही जगह से निकल के आए हैं, हमारी फैक्ट्री एक ही है, मेडिकल कॉलेज। हमने भी वही किताबें पढ़ी हैं, हमारे भी वही टीचर हैं जो आपके हैं। तो थोड़ा सा बस अपग्रेड करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि आप जो 100 मरीज दिन में देखते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ऑटोइम्यून डिजीज होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर अपग्रेड रखेंगे, या मरीज के आने पे भी अगर आप पढ़ाई करके वापस बुला के मरीज को उसका इलाज करें, तो भी संभव है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ सकेंगे। लेकिन आपके लिए सलाह ये है, मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा है मरीज को, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। ओके। सर यूजुअली एक ऑर्थोपेडिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं आर्थराइटिस में, तो बड़ा सा एक ग्रे जोन है ये। बहुत से पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने के बाद फिर आप तक पहुंचते हैं जी, तो वो क्या ग्रे जोन है सर, जिसमें जहाँ पे ग्रे जोन है सर, और रहेगा हमेशा, क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग ये विश्वास करते आए हैं कि हड्डी और जोड़ों के लिए हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन ही है, जो कि एक सही मतलब परसेप्शन भी है सोसाइटी का। लेकिन चूंकि अभी इतना एडवांसमेंट हो गया है अंडरस्टैंडिंग में ऑटोइम्यून डिजीजेस की, जो कि अक्सर जोड़ों के दर्द के साथ आते हैं, तो हम कहेंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लेना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ ये डिजेनरेटिव आर्थराइटिस नहीं है, या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंगस्पॉन है और वो नहीं इसका लॉन्ग टर्म में इलाज कर सकते हैं, तो उनको पेशेंट को रेफर करना चाहिए ये तो किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि संख्या कम है सर रूमेटोलॉजिस्ट की या इम्यूनोलॉजिस्ट की। तो ये चैलेंज है जो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे किया जाए सर, ऐसे आप फैकल्टी बड़ा एक आपने मतलब एक हम लोगों के लिए एक बड़ा दर्द भरा सवाल उठाया आपने कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं की पॉपुलेशन है, 1500 भी क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं कहूँगा पिछले 5 साल में बहुत सारे सेंटर्स में रूमेटोलॉजी ट्रेनिंग के प्रोग्राम शुरू हुए हैं नए।
पहले सिर्फ 2 या 3 थे पूरे हिंदुस्तान में 10 साल पहले, और आज की तारीख में करीब करीब 40 स्थान पे रूमेटोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 से 10 साल में हमारे पास ये संख्या क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट की बहुत बढ़ने वाली है। खासकर प्लस जो यंग लोग हैं उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि इस ब्रांच की तरफ भी देखा जा सकता है यंग डॉक्टर्स के लिए, जो एक अच्छा एक तरीके से मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि एक प्रयास है गवर्नमेंट के स्तर पे। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई पॉलिसी मेकर सुन रहे हों, कि अगर हम अपने मेडिकल करिकुलम में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकें, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी मेडिसिन ओपीडी में लगभग 30% मरीज जो है वो जोड़ों के दर्द से संबंधित किसी समस्या को लेकर आते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा मेडिकल करिकुलम में ज़्यादा ध्यान दें और बीमारियों के बारे में ज़्यादा बातचीत करें, सिखाएं बच्चों को, तो देश की काफ़ी हद तक समस्याएं कम हो सकती हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही एज ए इंस्टीट्यूट फैकल्टी। और समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन बातचीत बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। बस आखिरी आप संदेश क्या देना चाहें कि लाइफ स्टाइल, दो चीज़ सर, बिल्कुल सर, हाँ सर बिल्कुल, 2 चीज़ पे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं वो गूगल चेक कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में बताया गया है, टोबैको, स्पेशली स्मोकिंग और ओबेसिटी, वेट गेन। ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी आर्थराइटिस को बुरी तरह खराब तरीके से मतलब एक तरीके से असर डालती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में भी ये देखा गया, यानी जिनका जीन सेम है, एक ही घर में रहते हैं, 2 भाई हैं, एक को हुआ आर्थराइटिस, एक को नहीं हुआ, सिंपली बिकॉज एक सिगरेट पीता था। जो सिगरेट पीने वाला था उसकी आर्थराइटिस हुई, ज़्यादा हुई, खराब हुई, दवाइयों का कम असर आया, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हुए। दूसरा एक और ऐसी कोहॉर्ट है जहाँ पे कि एक भाई को हुआ, दोनों भाई सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन एक को खाने पीने का शौक था, उसने अपना वजन बढ़ा लिया, तो हमारा उसका आर्थराइटिस बढ़ गया, खराब हो गया। तो अगर आप आर्थराइटिस से बचना चाहते हैं तो किसी भी फॉर्म में टोबैको को नहीं लेना है। हमारे यहाँ जो ओरल टोबैको है ये भी खराब करता है। दूसरा, वजन नहीं बढ़ना है। आप अपने वजन को कम रखें, आपकी आर्थराइटिस अगर होगी भी तो कंट्रोल में रहेगी, हल्की होगी। तो ये है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपने सर बात की, लाइफस्टाइल, और ये लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, स्लीप इज इम्पोर्टेंट। हाँ सर, उससे पहले स्लीप पे सर 6 to 8 आवर्स की स्लीप अगर आप महसूस करते हैं कि मैं फ्रेश हूँ सुबह उठ के, फाइन। और दूसरी बात है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बिकॉज दे कंटेन एलिमेंट्स विच एक्चुअली कॉजेज आवर इम्यून सिस्टम कि वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, जिससे कि बीमारी जो है ज़्यादा तीव्र हो जाती है या प्रकट हो जाती है। तो उसको कम रखना है तो बिल्कुल सिंपल अपने दादा दादी, अपने माताजी पिताजी वाला खाना खाइए। मतलब इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं, नॉन इन्फ्लेमेटरी। सर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी खाने को मना है या हाँ है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आपके दादा दादी या आपके माताजी पिताजी खा पी रहे हैं, आप उन्हीं का अनुसरण करें, स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सर, और बड़ी अच्छी बात बताई आपने। चलिए इसी के साथ पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।